हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में सबसे बड़ा फैक्टर होता है या सबसे बड़ी डिस्कशन जो होती है वो होती है रूम रेंट के अराउंड। क्यों? क्योंकि रूम रेंट डिसाइड करता है कि हमें क्लेम अमाउंट कितना मिलेगा। पहले जो पॉलिसीज होती थी वहां पे रूम रेंट में 100% रिस्ट्रिक्शन होती थी, 1% रूम रेंट, 2% रूम रेंट एंड सो ऑन, या लिमिट स्पेसिफाइड होती थी। लेकिन अब जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं आज की डेट में, वहां पे रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन हार्डली किसी पॉलिसी में है। अपने हॉस्पिटल विजिट कराओ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि लोअर कैटेगरी के रूम्स ही अवेलेबल नहीं होते, तो आपको रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन अगर आपकी पॉलिसी में होगी तो आपको आउट ऑफ पॉकेट बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस बियर करने पड़ सकते हैं। इसी के बारे में आज हम कैलकुलेशन देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। अगर रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन है तो कितना बिल आपको पे करना पड़ सकता है वर्सेस पॉलिसीज विदाउट एनी रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहती है। अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी जो लोग नए हैं उनके लिए। मेरा नाम है गुरलीन गौटिकू, मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 18 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूं और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन वर्सेज नो रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन। तो जैसे मैंने बात करी कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वहां पे रूम रेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मतलब आप जब हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो वहां पे सबसे पहली चीज क्या होती है, रूम कैटेगरी कौन सी अवेलेबल है। तो रूम कैटेगरी भी एक कैटेगरी नहीं है, बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल है। ट्विन शेयरिंग बेसिस रूम है, आप देखेंगे सिंगल प्राइवेट एसी रूम है, डीलक्स रूम है, स्वीट है, स्वीट से ऊपर भी कैटेगरीज आती हैं, प्रेसिडेंशियल स्वीट एंड सो ऑन। तो कोई लिमिट नहीं है। तो क्या होता है कि रूम से कनेक्टेड होते हैं आपके सारे एक्सपेंसेस, वो हम आज एक एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले ये बताना चाहूंगी, बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसमें रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन होती है। आपका लिखा होता है कि सिंगल प्राइवेट एसी रूम दिया जाएगा या 1% ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाएगा या इतने तक का ही रूम पर डे आपको अलाउड है पॉलिसी में लेना। दूसरा होता है जहां पे एनी रूम होता है कि आप कोई भी रूम ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं एक्सेप्ट स्वीट एंड अबव। ये भी होता है कि आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम, डीलक्स, सेमी डीलक्स तक ले सकते हैं, स्वीट कैटेगरी नहीं ले सकते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी आती है जहां पे आप कोई भी रूम ले सकते हैं, जहां पे लिखा होता है एनी रूम, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी तरह की, आप कोई भी रूम ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले आपको सबसे पहला जवाब क्या देते हैं कि रूम ही अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करें। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अगर आप सिंगल रूम में हैं या आपके रूम की रिस्ट्रिक्शन है और आपको उन्होंने दे दिया डीलक्स या सुपर डीलक्स रूम, तो क्या होगा, आपको अपनी पॉकेट से बेयर करना पड़ेगा। कितना बेयर करना पड़ेगा उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कितना आप एक्चुअली में बेयर करेंगे अगर आप हायर कैटेगरी रूम में जाएंगे। तो इसका सिंपल वन लाइनर आंसर नहीं है कि आप सिंपल बोलेंगे, सिंपल मैथ्स है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे कि लेट्स से 5,000 का कमरा मुझे मिलना था, मैंने 10,000 का रूम ले लिया, तो 5,000 ही तो डिफरेंशियल है। जितने डेज मैं हॉस्पिटल में रहूंगा या रहूंगी तो 5,000 के हिसाब से पर डे पे कर दूंगा, दैट्स इट। ऐसा नहीं है, सब कुछ बढ़ जाता है प्रोपोर्शनेटली, सारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं जो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। तो मैं आपके साथ एक्सेल शीट शेयर कर रही हूँ जहां मैंने ये कैलकुलेशन करी, जहां पे विदाउट एनी रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी थी और विद रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी थी। तो इवेंचुअली कस्टमर को कितना अपनी पॉकेट से बेयर करना पड़े उस पर बात। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, सम एश्योर्ड लिया है 5 लाख और अज्यूम किया है कि 10 डेज के लिए कोई हॉस्पिटलाइज हुए। तो पॉलिसी ए में है वो है आपकी रूम रेंट कैपिंग के साथ, वहां पे 1% ऑफ सम एश्योर्ड रूम रेंट कैपिंग है। तो 5 लाख की पॉलिसी है तो 5,000 तक का रूम दिया जाएगा और 10 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन है तो 50,000 तक का रूम की एलिजिबिलिटी है। अगर एक्चुअल हम बात करें कि विदाउट रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी है तो वहां पे कोई कैपिंग नहीं है, एज इट इज पूरा बिल सेटल होगा। तो 10,000 वाला रूम है तो 10,000 का 10,000 पूरा दिया जाएगा इन केस इट इज विदाउट एनी को पेमेंट। 10,000 पर डे का रूम मिलेगा। तो अब यहाँ पे बात करें, वहां पे 10,000 पर डे के रूम के हिसाब से आपका बनता है 1 लाख रुपए, क्योंकि 10 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हुए। यहाँ पे 5,000 के हिसाब से बनता है 50,000। अगर वो लोअर कैटेगरी रूम में रहते तो उनके क्या एक्सपेंसेस होते, जब उन्होंने अपग्रेड कर लिया तो क्या एक्सपेंसेस हुए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लोअर कैटेगरी रूम में 50,000 तो रूम रेंट एक्सपेंसेस होते, 500 रुपीज डॉक्टर कंसल्टेशन विजिट जो है, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली सारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। मैंने अज्यूम किया कि डॉक्टर ने विजिट करा रूम में 2 बारी एक दिन में और 20 विजिट्स होगी डॉक्टर की टोटल हॉस्पिटलाइजेशन की ड्यूरेशन में। तो 500 रुपीज पर विजिट के हिसाब से 20 विजिट्स के हिसाब से 10,000 रुपीज डॉक्टर कंसल्टेशन कॉस्ट लोअर कैटेगरी रूम में 5,000 वाले कमरे में। नर्सिंग चार्जेस हो गए 30,000 रुपए, सर्जरी कॉस्ट 50,000 रुपीज, मेडिसिन कॉस्ट 50,000 रुपीज एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो भी हो गए 50,000। तो टोटल अगर हम इसको कर लेंगे, जो लोअर कैटेगरी रूम में अगर वो रहते तो उनके एक्सपेंसेस क्या रहने वाले थे वो हम एक बारी बात कर लेते हैं। तो वो होने वाले थे 2,40,000 रुपीज। अब क्या किया उन्होंने, हायर कैटेगरी रूम ले लिया, जितना अलाउड था उससे भी ऊपर वाले कैटेगरी का रूम ले लिया। वहां का रूम हो गया, एक्चुअल रूम कितने का हुआ, 1 लाख रुपए का।
16,000 डॉक्टर कंसल्टेशन कॉस्ट है, क्योंकि जहाँ पे डॉक्टर लोअर कैटेगरी रूम में विजिट कर रहे हैं 500 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, जैसे ही वो रूम कैटेगरी हायर होती है उनके विजिटिंग चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। तो मैंने अज्यूम किया कि 800 रुपये पर विजिट है, 20 विजिट्स के हो गए 16,000। सिमिलरली नर्सिंग चार्जेस भी बढ़ जाते हैं फॉर हायर कैटेगरी रूम। उसके बाद सर्जरी कॉस्ट, जी हाँ ये एक्चुअल है, सर्जरी सेम सर्जरी परफॉर्म की जाती है। लोअर कैटेगरी रूम में अगर आप रूम लिया है आपने तो आपका सर्जरी कॉस्ट कम होती है वर्सेस हायर कैटेगरी में ज़्यादा होती है। इसका एग्जांपल मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। ऐसे ही मेडिसिन कॉस्ट सेम रखी हैं, नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी एस्केलेट हो गए 270,000 रुपीज़। तो डिफरेंस की अगर बात कर लेंगे कि डिफरेंस एक्चुअली में है कितना, आप ये देखें कि 1 लाख माइनस 50,000 ये फर्स्ट का डिफरेंस है, इसको हम ऑटो फिल कर लेते हैं। डिफरेंस अमाउंट है 1,16,000 रुपये का। तो जो एक्चुअल में जो उनको पे करना था, जो उनको मिलना था पूरे क्लेम में, उसके बजाय सिर्फ 50,000 का डिफरेंस नहीं पड़ा, 1,16,000 का डिफरेंस पड़ा। कहने का मतलब है सिर्फ रूम का डिफरेंशियल पे नहीं करना, उनको ओवरऑल सारे एक्सपेंसेस उनके एस्केलेट हो गए। अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहिए, परसेंटेज कितना है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने परसेंट से उनके एक्सपेंसेस बढ़ गए सिर्फ हायर कैटेगरी रूम लेने से। तो लगभग 48% का जंप है, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ रूम के एक्सपेंसेस नहीं बियर करने, ओवरऑल आपको सब कुछ बेयर करना है। तो ये एवरेज में 30 to 50% का जंप आ जाता है जैसे ही आप रूम अपग्रेड करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगी, ये किसी हॉस्पिटल से ही लिया गया था। डिलीवरी कॉस्ट है डिफरेंट रूम कैटेगरी में। अब आप समझ रहे हैं कि डिलीवरी तो सेम सर्जरी होनी है, चाहे वो नॉर्मल सर्जरी है या सिजेरियन होनी है, तो डिलीवरी की प्रोसीजर सेम है, लेकिन क्योंकि रूम कैटेगरी अलग अलग ले ली तो उसका ट्रीटमेंट भी अलग हो गया और उसकी कॉस्ट भी चेंज होगी। ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है। अगर ट्विन शेयरिंग रूम लेते हैं तो 1,41,000 का पैकेज है। प्रीमियम कैटेगरी रूम ले लिया तो 2,02,000 हो गया। अब देखो ना, सर्जरी कॉस्ट तो सेम ही है, सर्जरी का प्रोसीजर तो सेम ही है, लेकिन एस्केलेट हो गया सब कुछ। ये जंप जो हम बात कर रहे हैं 48-50%, उससे ऊपर भी जाने वाली है। आगे देखिए, और हायर कैटेगरी रूम है, इनके सुपीरियर रूम्स हैं, स्वीट रूम है, प्रेसिडेंशियल स्वीट है, तो वहां पे सेम ट्रीटमेंट के लिए सेम नंबर ऑफ डेज के लिए 5 लाख रुपए चार्ज हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ 1,40,000, विच इज अ वेरी हाई जंप। तो इसलिए रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन की हम बात करते हैं। सी यहाँ पे तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, मटर्निटी के पैकेजेस हैं, बट जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन वाली पॉलिसीज अवॉइड करें, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट दी रूम रेंट। क्योंकि होता क्या है, जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं उसके बाद रियलाइज होता है अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं उस टाइम पे, बट जब आप पॉलिसी रिन्यू कर रहे हैं या नई पॉलिसी खरीद रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन ना हो। कोशिश कीजिए एनी रूम वाली पॉलिसी लें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप हॉस्पिटल एंटर कर रहे होते हैं तो हॉस्पिटल बोलते हैं कि रूम अवेलेबल नहीं है, और इवेंचुअली आपको सिंगल रूम से भी ऊपर वाली कैटेगरी में अपग्रेड कर देते हैं। तो अपग्रेड करने पे डिफरेंशियल काफ़ी ज़्यादा आ जाता है और वो आपको आउट ऑफ पॉकेट बेयर करना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और एक आइडिया मिला होगा कि रूम रेंट कितना इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। यूजफुल लगी है तो बाकियों के साथ भी शेयर करें सो दैट उनकी भी हेल्प हो पाए। कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ फीडबैक अपना शेयर करना चाहें वो भी शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बताना चाहें नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं वो भी बताइएगा। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं दोबारा से इसका सिंपल आंसर नहीं है, सिर्फ ये आंसर नहीं है। फिर से स्टार्ट करें, नहीं ये हटा देते हैं, ठीक है। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर